दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रंजीत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की। इसी शहर में एक थाना लगता है बरगी, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है बलदेव बाग। और इसी बलदेव बाग में कविता गुप्ता व उसका पति और उसकी 3 साल की बेटी का जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था। कविता देखने में जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा समझदार भी थी। कविता का पति पाव भाजी का ठेला लगाता था। रुपए पैसों की कमी नहीं थी। 25 मई 2025 की शाम जबलपुर के बरगी डैम के किनारे बसे जांच बराबंदी इलाके के लोगों ने डैम के पास किसी मासूम बच्ची के रोने की आवाज सुनी। पहले तो किसी ने उस बच्ची पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उस बच्ची की रोने की आवाज बंद नहीं हुई। तब कुछ लोग मौके पर पहुंचे और जो देखा उससे सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक 25 से 30 साल की युवती खून से लथपथ हालत में बेहोश पड़ी थी। उसके पास करीब एक 3 साल की बच्ची खड़ी होकर लगातार रो रही थी। उन्हीं भीड़ में से किसी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। सूचना मिलते ही बरगी चौकी प्रभारी एसआई सरिता पटेल मौके पर पहुंची और बिना देर किए घायल युवती को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन किया, लेकिन 2 दिन इलाज चलने के बाद उस युवती की मौत हो गई। मौत से पहले युवती ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि उसके ऊपर हमला उसके पड़ोस में रहने वाले युवक नमन विश्वकर्मा ने किया था। कविता की मौत के बाद यह मामला अब हत्या में बदल गया। इस गंभीर मामले में जबलपुर एसपी ने चौकी प्रभारी एसआई सरिता पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। घटना के बाद से आरोपी नमन विश्वकर्मा का मोबाइल बंद था, जिससे उसका लोकेशन ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। पुलिस को शक था कि वो कहीं छिपा हुआ है, इसलिए साइबर टीम की मदद से उसकी तलाश जारी थी। लगभग 1 सप्ताह की लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि नमन विश्वकर्मा अपनी मोटरसाइकिल, जिसे उसने घटना के बाद जंगल में छुपा दिया था, लेने के लिए बरगी डैम वापस आया है। इस सूचना पर एसआई सरिता पटेल ने अपनी टीम के साथ इलाके की घेराबंदी की और नमन विश्वकर्मा को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान शुरुआत में नमन लगातार कविता की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने उसके मोबाइल की लोकेशन और घटना वाले दिन के कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाए, जिनमें वो कविता को बैठाकर बरगी डैम की तरफ ले जाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था, तो नमन टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त चाकू और मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। इसके बाद नमन को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, जो इस प्रकार से थी। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलदेव बाग इलाके में रहने वाली कविता गुप्ता एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली युवती थी। उसके पति सिविक सेंटर चौपाटी पर पाव भाजी का ठेला लगाते हैं। उनका सुबह का समय ठेले के लिए सामान तैयार करने में निकल जाता था और फिर शाम को ठेला लेकर सिविक सेंटर चले जाते थे, जहां से देर रात तक लौटते थे। कविता का पहनावा और व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। जब वो जीन्स टॉप पहनकर बाजार में निकलती थी तो कोई ये नहीं कहता था कि वो न सिर्फ शादीशुदा है, बल्कि एक ठेले वाले की पत्नी है और एक बच्चे की मां भी है। कविता के पति उसे बहुत प्यार करते थे। कमाई भी ठीक ठाक थी। घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कविता को एक ही बात खटकती थी, वो ये कि उसका पति उसे वक्त नहीं दे पाता था। जब शहर में कोई त्योहार आता था या कोई बड़ा मौका होता और लोग अपनी बीवी और बच्चों के साथ बाहर घूमने निकलते थे, तो कविता को अकेले ही अपनी छोटी बच्ची को लेकर बाहर जाना पड़ता था। असल में ऐसे मौकों पर उसके पति का काम और ज्यादा चलता था। पाव भाजी का ठेला लगाते थे, तो त्योहारों और छुट्टियों में इसका धंधा भी खूब होता था, इसलिए वो और ज्यादा बिजी हो जाता था। कविता चाहती थी
कि कभी कभी उसका पति उसके लिए भी वक्त निकले, लेकिन उसके पास कविता के लिए वक्त नहीं होता था। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। एक दिन कविता अपनी बेटी को लेकर ग्वारी घाट घूमने के लिए निकली थी। रास्ते में उसके पड़ोस में रहने वाला युवक नमन विश्वकर्मा बाइक से आया और उसने कविता से बातचीत की। कविता उसे पहले से जानती थी, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के उसकी बातों का जवाब दिया। निम जब ये सुना कि कविता ग्वारी घाट जा रही है तो उसने उसे बाइक से छोड़ने की बात कही। कविता ने टेम्पो से जाने के बजाय उसकी बात मान ली और बेटी के साथ उसकी बाइक पर बैठकर चली गई। ग्वारी घाट पर पहुंचने के पर कविता ने नमन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन नमन विश्वकर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि धन्यवाद बाद में देना, मैं 2 घंटे बाद इसी जगह वापस आऊंगा और तुम्हें घर भी छोड़ देंगे। ये कहकर नमन सरिता की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना ही वहां से चला गया। करीब 2 घंटे बाद नमन वाकई उसी जगह फिर वापस आया। कविता गुप्ता और उसकी बेटी को घर तक छोड़ते हुए जाते जाते अपना कविता को अपना मोबाइल नंबर भी दे गया। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब भी कहीं बाहर जाना हो तो वो उसे पहले फोन कर दिया करे, उसे मदद करने में मुझे खुशी होगी। कविता ने हाँ में सिर हिला दिया और घर जाकर नमन का नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर नमन उसका इतना ध्यान क्यों रख रहा है? उसे ये बात थोड़ी असहज कर रही थी। इस उलझन में उसने ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहा। करीब 1 घंटे बाद ही कविता ने नमन को फोन किया, उसे उस दिन की मदद के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही ये भी पूछ लिया कि वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है। नमन विश्वकर्मा ने बात को घुमाते हुए कहा कि उसमें कोई खास बात नहीं है, उसे सिर्फ इतना लगता है कि कविता अक्सर अकेली रहती है और उसके पति काम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है, बस इतना ही। कविता को नमन का जवाब अच्छा लगा और उस दिन दोनों के दिन पर लंबी बातचीत चली और फिर यही बातचीत रोज की आदत बन गई। इसी बीच कविता को किसी से पता चला कि नमन विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में मारपीट, लड़ाई झगड़ा जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं। ये सुनकर कविता थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने उससे दूरी बनाने के बजाय ये सोचा कि वो नमन को समझाएगी, उसे सुधरने का मौका देगी। उसे भरोसा था कि उसकी बात नमन जरूर मानेगा। कुछ दिन बाद उसने नमन से ये सब सीधी तरह से कह भी दिया और साथ में ये भी बोला कि अब से वो उसकी अच्छी दोस्त है। नमन को भी शायद यही अपनापन चाहिए था, तो उसने भी हाँ कर दी। इसके बाद एक दिन नमन कविता को भेड़ा घाट चलने और घूमने के लिए कहा। कविता एक बार में ही मान गई। उस दिन शाम तक दोनों वहां साथ में घूमे फिरे और एक अच्छा वक्त बिताया और फिर शाम को नमन उसे घर छोड़ दिया। उस दिन कविता बहुत खुश थी। उसे लगा कोई तो है जो उसके मनपसंद चीजों के लिए वक्त निकालता है और उसका ख्याल रखता है। इसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला बढ़ता गया। कभी यहां घूमने, कभी वहां बैठकर बातें करने से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर 2 महीने के अंदर ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वक्त के साथ साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता चला गया और नमन और कविता के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो गई। कविता के लिए नमन के साथ बना रिश्ता कोई पहले से सोच समझ कर किया गया फैसला नहीं था। सब कुछ धीरे धीरे और अचानक होता चला गया और वो भी नमन के साथ शारीरिक रिश्ते तक जा पहुंची। शुरुआत में उसे लगा कि बस कुछ वक्त की बात है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये रिश्ता उसके मन को भी भाने लगा। अब कविता अक्सर नमन से मिलने लगी। दोनों ज्यादातर समय एकांत में साथ बिताते। हालांकि कविता बीच बीच में उसे समझाती भी रहती कि लड़ाई झगड़े से दूर रहे, सीधे रास्ते पर चले। लेकिन दूसरी तरफ नमन अब इस रिश्ते को एक कदम और आगे ले जाना चाहता था। वो कविता से शादी के सपने देखने लगा था। करीब 1 साल बाद एक दिन उसने साफ तौर पर कविता से कह दिया कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। कविता ये बात सुनकर चौंक गई। उसने नमन को टालने के लिए कह दिया कि उसे सोचने का समय चाहिए। इसी दौरान एक दिन कविता किसी सामाजिक कार्यक्रम में गई हुई थी। उसी वक्त नमन विश्वकर्मा ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन कविता ने फोन नहीं उठाया।
ये बात नमन को बुरी लग गई और वो सीधे कविता के घर पहुंच गया। कविता घर पर नहीं मिली थी तो नमन ने गुस्से में उसके पति से झगड़ा कर लिया और घर में तोड़फोड़ भी कर दी। इस घटना के बाद कविता को समझ आ गया कि वो जिस रास्ते पर चल पड़ी थी वो सिर्फ बाहर से मीठा दिखता है लेकिन अंदर से बहुत ही जहरीला था। कविता ने अब यह तय किया कि अब नमन से हर तरह का संपर्क तोड़ देगी। उसने नमन का फोन उठाना बंद कर दिया और मिलना जुलना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। इधर नमन से कविता की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने एक भयानक फैसला कर लिया था कि अब या तो कविता उसकी होगी या फिर कुछ और ही होगा। 25 मई 2025 वाले दिन नमन कविता के घर पहुंचा और किसी बहाने से उसे बात करने के लिए बाहर ले गया। नमन विश्वकर्मा कविता को बरगी डैम के पास ले गया। वहां नमन ने आखिरी बार उससे कहा कि वो अपने पति को छोड़ दे और उसके साथ भाग चले, लेकिन इस बार कविता ने साफ इनकार कर दिया। कविता के इनकार करने पर नमन विश्वकर्मा एकदम से बौखला गया और बौखलाहट में उसने पहले से ही अपने पास में छुपाकर रखा चाकू निकाला और कविता पर ताबड़तोड़ वार करता चला गया। फिर उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़कर भाग गया। कविता के पति के लिखित तहरीर पर पुलिस ने नमन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नमन से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, एक लिया गया गलत फैसला जिंदगी तबाह कर सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।